लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफ़ियत होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं सिक्योर रीनेक्स के हवाले से आपके सामने कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ रखूँगा, चीज़ें खोल के आपके सामने रख दूँगा। फ़ैसला आपने करना है कि वो कौन से मुमकिन किरदार हैं कि जिनकी कोशिशों या काविशों या जिनकी कुछ भी आप उसको नाम दे लें कि जिन्होंने जो लाखों लोगों के जो चूल्हे जलने वाले थे उस पे उन्होंने एकदम से बिल्डोज़र फेर दिया। अब ये वीडियो कितनी तवील होगी, लेकिन मैं इसको पार्ट्स में करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको भी ग्रां ना गुज़रे और चीज़ों को समझने में भी आसानी हो। साथ में ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि इससे पहले जो कि मैंने वीडियोस की जिसमें मैंने कुछ हक़ाइक़ रखे आपके सामने कि किस तरीके से एक मुमकिना जो प्लान है पतली गली से ख़ुद भी निकलने का और दूसरों को भी निकालने का, ये बातें मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि वंस अगेन आपके नोटिस में होना चाहिए, आपके नॉलेज में होना चाहिए और ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए कि इवन के 10 साल के बाद भी अगर आप जानना चाहेंगे तो उस वक्त भी ये वीडियोस गवाही देंगी कि राजा रियाज ने क्या कहा था, राजा रियाज ठीक था या राजा रियाज गलत था। तो पतली गली से निकलने वाला तो जो मवाद था वो मैंने तमाम अहबाब को मुहैया कर दिया, उन तमाम पहलवानों को, उन तमाम अहबाब को जो इस वक्त मैदान अमल में हैं, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि जी हमें तो पता ही नहीं था, अगर हमें पता होता तो हमने पता नहीं क्या कर देना था। तो मैंने वो चीज़ें इसलिए रखी कि बी फॉर यू फैमिली को भी पता हो और उन लोगों को भी पता हो। ये ना हो कि कल को वो ये कहें कि जी हमें नहीं था पता। और चूँकि अंदेशा मुझे इस बात का है कि उनकी मौजूदगी में उनके वहाँ खड़े हुए यकीनन उनके सामने ही वो सारे जो है वो क्लीन चिट्स लेके तो निकलेंगे और इन्होंने सिर्फ बाहर खड़े होकर सिर्फ एक वीडियो बनानी है और कार्रवाई का सिर्फ बताना है कि जी आज फलां को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। खैर, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हुई तो कोशिश कीजिएगा, मेरे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हैं, आप उनको देख लीजिएगा। अब मैं आना चाहूँगा सिक्योर रीनेक्स के हवाले से और मुमकिन मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर से मुख्तसर बात करूँ, लेकिन चूँकि महीनों की बातें और फिर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बात को समझाने में, कंप्लीट करने में बहरहाल एक टाइम लगता है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको 2-3 हिस्सों में चाहे मैं करके करूँ। पहले मैं सोच रहा था कि मैं इसके साथ कंप्लीट जिसे कहते हैं ना एक डॉक्यूमेंट बना के मैं इसको पेश करूँ आपके सामने, तमाम एविडेंसेस लगा के, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो बातें मैंने आपके साथ करनी, मैंने तो सिर्फ आपको याद दहानी करवानी है। बाकी चीज़ें रिकॉर्ड पे ऑलरेडी मौजूद है, ग्रुपों के अंदर भी मौजूद है, यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मौजूद है। लेकिन जहां पे मैं गलत हुआ इसका जवाब आएगा, यकीनन आएगा। तो जिसने डिनाई किया जिस चीज़ से, तो फिर उसका सबूत मैं इंशाल्लाह फिर आने वाली किसी भी वीडियो में साथ शेयर कर दूंगा, सब्जेक्ट टू कि अगर किसी ने जवाब दिया कि नहीं यहाँ पे ये गलत बयानी की है राजा रियाज ने या मैंने कोई हक़ाइक़ को तोड़ा मोड़ा हो, तो उस पर मैं वो सबूत सामने लाऊंगा। मैं शुरू करना चाहूँगा वहाँ से कि जिस वक्त सैफ भाई की बेल हुई, पहली बात ये कि जो इंतशारी ग्रुप जिन्हें मैं कहता हूँ ना, फतूरी ग्रुप या इंतशारी या शुरवी ग्रुप, जिनका काम है कि बेसर की बातें करना, सिर्फ ग्रुपों के अंदर हल्लाशेरी पब्लिकली, वो बेचारा जावेद खान भी रोता रहता है, असमा भी रोती रहती है कि जी हम दो ही होते हैं वहाँ पे, आता कोई है नहीं। लेकिन ग्रुपों में उनके भाषणबाजी अगर हम सुन लें और उनकी एक्टिविटीज़ को अगर हम देखें तो बस फिर अल्लाह माफ़ी दे, इनसे बड़ा तुरम खान कोई और है ही नहीं। तो खैर, गुजारिश मैं ये करना चाहूँगा कि शुरली ग्रुप ने जो सबसे पहला काम किया था वो ये किया था
याद करें ज़रा कि बेल सैफ रहमान खान नियाज़ी की ज़मानत किसने ली? तो वो ज़मानत ली थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत ली, उसमें बहुत सारी पेशियां पड़ी थीं, कोई एट वंस वन गो में ज़मानत नहीं हो गई थी। नैब को बार बार जो है वो ऑनरेबल जजेस ने मौका दिया था। मज़ीद कुछ कहना चाहते हैं, अगली दफ़ा तैयारी करके आइएगा। आप जो सबमिट करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लाएँ, ऑन रिकॉर्ड लाएँ, और उनको मौके पे मौका दिया गया था। लेकिन क्या किसी सिंगल हेयरिंग पे भी सैफ रहमान खान नियाज़ी मौजूद था? आंसर इज नो। रीज़न कि ये जो गिरफ्तारी के बाद जब ज़मानत होती है, जिसे आफ्टर अरेस्ट बेल कहा जाता है, तो उसमें कभी भी मुलजिम को पेश नहीं किया जाता। उसकी जो लीगल टीम होती है और जो भी उसका वकील होता है वो पेश होता है। सैफ साहब के लिए ये कहा गया, हर एक ने अपना अपना एक तर्जमा किया उनकी बेल का, कि जी उसमें जजेस ने लिखा है डू द नीडफुल, तो फलाना फलाना, जितनी जिसकी तालीमी काबिलियत होगी, या हर शख्स ने अपने हिसाब से बहरहाल उसका तर्जमा, तशरीह और उसकी तफसीर की। जबकि वो एक अनकंडीशनल बेल थी, वो मेरिट पे डिसीजन था। ऑनरेबल जजेस ने नैब हुकाम को बार बार चांस दिया, और नैब ने भी बार, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई खुदा ना करे कि वो कोई मिली भगत थी, नो। नैब जिस हद तक जा सकती थी वो गए कि किसी भी तरीके से कोई ऐसा काम हो कि सैफ रहमान खान नियाज़ी की बेल ना हो, बट अल्टीमेटली ये होना थी और वो मेरिट पे हुई। सैफ रहमान खान नियाज़ी ने, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि सैफ रहमान खान नियाज़ी के लिए जो बात की जाती है कि उसकी ज़मानत ही इस बुनियाद पे हुई थी, इस कंडीशन पे हुई थी, इस शर्त पे हुई थी कि ये बाहर आएगा तो ये लोगों को पैसे देगा, अगर इसने पैसे ना दिए तो उसकी ज़मानत रिजेक्ट हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ वो जो एक बेहुदा किस्म के जो एक मखलूक बैठी हुई है ग्रुपों में, जिनका ना आना लगा हुआ है ना टका लगा हुआ है, या वो किसी भी तरीके से अपने पैसे पूरे कर चुके हैं, वो सिर्फ एक टाइम पास करने के लिए ग्रुपों में आते हैं। बाकी भी उड़मत कौम फिर उनके पीछे लगी रहती है। अल्लाह अल्लाह तो खैर सलाह। राजा रियाज के लिए एक ही बात कही जाती है कि इसकी बात मत सुनना। रीज़न कि अगर इसकी बात सुन ली तो मुमकिन है कि राह रास्त पे भी आ सकते हो। खैर, वहां से सिलसिला में आगे चलाना चाहूँगा। एक प्रेशर बिल्टअप हुआ कि जी सैफ रहमान खान नियाज़ी ने कहा था कि जी मेरी तो ज़मानत हुई तो बस मैं तो एक हफ्ते में जनाब पैसे दे दूँगा। फिर जिसे कहते हैं वो कमेटियाँ बनना शुरू हो गई, लीडर्स बनने शुरू हो गए। फिर वो जैसे होता है सिलसिला हल्लाशेरी का, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मुझे एहसास हुआ कि ये जो लोग लाखों लोगों का दम भरते हैं ना, जिनको रात को नींद नहीं आती है, सुकून नहीं आता है, बेचैन है बेचारे लाखों अफराद के लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको मौका दिया जाए, इनके साथ बैठा जाए, इनको सुना जाए, अपनी बात सुनाई जाए। तो एक तजवीज़ दी मैंने कि ना तो सैफ रहमान खान नियाज़ी किसी को नॉमिनेट करेगा, ना राजा रियाज किसी को नॉमिनेट करेगा। ये लाखों अफराद अपने लीडर्स का चुनाव खुद करें। कोई 5 रुकनी कमेटी जो है वो बना लें और आएँ, बैठें, अपनी सुनाएं, हमारी सुने, और कोई दरमियानी रास्ता निकालते हैं। किस्सा मुख्तसर ये, उस वक्त एक कमेटी वजूद में आई जिसके मेंबरान में सैयद कमर जैदी साहब थे, खालिद फारूक साहब थे, मैडम अस्मा थी, जावेद खान थे, और एक कोई और नाम था, मैं अब जहन से निकल गया। मेरिट होटल इस्लामाबाद में इनके साथ मीटिंग हुई। शॉर्ट सिर्फ इतना कि पता आपको सब है कि जब कमेटी की मुलाकात हुई तो वहाँ पहली कंडीशन ये रखी गई थी कि ना मलिक नवीद ना राजा रियाज ये बीच में नहीं बैठेगा। हमने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमें और क्या चाहिए, हम बीच में नहीं बैठे। इनके डायरेक्ट मुज़ाकरात हुए सैफ भाई के साथ। जो चीज़ सामने आई कि जितने मेंबरान थे ये माशाल्लाह इनकी आपस में नहीं बनती थी, तो ये कोई मुतफिका तौर पे सैफ रहमान के सामने क्या चीज़ रखते, हर एक के पास डिफरेंट तजावीज़ थी। लेकिन सैफ रहमान नियाज़ी ने किसी को भी मायूस नहीं किया। अगर एक ने एक बात की, उसने कहा जी आप इसकी फिजिबिलिटी दें। दूसरे ने एक बात, उन्होंने कहा जी आप बताएं हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। उन्होंने कहा जी ठीक है हम आएंगे।
लेकिन वो जिसे कहते हैं वो कमेटी वहाँ होटल से निकलते ही चंद घंटों में ही वो कमेटी जिसे कहते हैं ना, बस फिर वो फारिग होगी। वो आपके सामने है सारा कुछ। वो सिलसिला कंटिन्यू रहा और फिर कुछ अहबाब बीच में आए जिन्होंने कहा कि नहीं यार, इसका कोई और हल निकालना चाहिए है। और फिर मुज़ाकरात होते रहे, जिसमें मैं शामिल था, जावेद ख़ान साहब शामिल थे, सैयद कमर जैदी साहब शामिल थे, चौधरी खालिद फारूक शामिल थे। हमारी बातचीत होती रही और फाइनली ये एक नतीजा निकला कि इस कमेटी को जो है वो मिलना चाहिए सैफुर्रहमान खान नियाज़ी साहब से। वंस अगेन बैठते हैं और बात करते हैं। खैर, वो कमेटी सैफुर्रहमान खान नियाज़ी साहब से मिली। उसकी रुदात वीडियो की सूरत में हर एक की, उसमें चौधरी खालिद फारूक साहब की स्टेटमेंट मौजूद है, उसमें जावेद खान साहब की स्टेटमेंट मौजूद है, कमर जैदी साहब उसमें चूँकि नहीं जा सके थे, मैं हूँ, सैफ साहब हैं, सारी गुफ्तगू हुई। और उसी में ही ये चीज़ तय हुई थी कि सैफुर्रहमान खान नियाज़ी एक स्टैम्प पेपर के ऊपर गारंटी करके देंगे। अब चूँकि बात होती है सिक्योर इनेक्स की, तो मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियो में भी एक बात कही थी कि काश के मेरे पास पैसे होते, काश। तो ये नैब का केस कब से, जिसे कहते हैं ना, नैब की जुरिस्डिक्शन से ही बाहर निकल चुका होता। ये होता ही ना इस वक्त नैब में, और हम शायद इसका कोई और दरमियानी हल निकाल चुके होते। लेकिन इसको खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें, ना मेरे पास उतने पैसे हैं, ना मैं उस तरीके का कोई रोल प्ले कर सका। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में एक बात कही थी कि उस कमेटी की जब इजलास हुआ लाहौर में, जब मीटिंग हुई, तो वहाँ जो चीज़ सामने आई जावेद ख़ान साहब की तरफ से, उन्होंने एक ही बात की थी कि उनके जेन्युइन मसला था कि उनके कोई भाई बीमार हैं और उनको गाड़ी की ज़रूरत है। अगर 15 लाख रुपए उनको दे दिए जाए गाड़ी के लिए और बाकी 8 लाख रुपए जो है वो सिक्योर इनेक्स में इन्वेस्ट कर दिए जाएं, तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सबको फ्री हैंड होगा। जो ऑप्शन ए में जाना चाहता है वो ऑप्शन ए में जाए, जो ऑप्शन बी में जाना चाहे वो ऑप्शन बी में जाए। लेकिन बदकिस्मती ये कि सैफुर्रहमान खान नियाज़ी साहब ने वादा तो किया, लेकिन वो 15 लाख रुपए वो उनको ना दे सके। काश के उस वक्त 15 लाख रुपए होते तो आज शायद सूरत हाल बहुत ही मुख्तलिफ होती। और यहाँ मैं एक चीज़ की और भी वजाहत कर दूँ कि इस सारे अरसे के दौरान 2 शख्सियात ऐसी हैं कि जिनके लिए मैं उनकी पीठ पीछे कलमा पढ़ के कह सकता हूँ कि जिन्होंने आज दिन तक न मुझसे न सैफुर्रहमान खान नियाज़ी किसी भी शख्स से एक आने, एक टके, 1 रुपए की डिमांड नहीं की। और वो हैं चौधरी खालिद फारूक साहब और सैयद कमर जैदी, जिन्होंने हमेशा बात की। उन्होंने कहा यार जब सबको मिलेगा तो हम भी ले लेंगे। इसके अलावा मैं सिर्फ जावेद भाई की बात नहीं कर रहा, आगे चल के मैं कुछ और नाम भी आपको डिस्क्लोज करूंगा। जो टकरा उसने एक ही बात की कि मेरे इतने लंबे हाथ हैं, मेरा चाचा ये, मेरा मामा ये, मेरा ताया वो, मेरा फलाना फलानी जगह पे बैठा हुआ, आपको अंदाजा ही नहीं है, मैं पूरा पाकिस्तान उलट सकता हूं। और बस ये अगर पैसे आप मेरा अगर मसला हल करवा देते तो ये लोगों को हैंडल करना भी हमारी जिम्मेदारी है, हम जाने हमारा काम जाने, बस हमारा मसला हल करवा दे। तो मेरा ख्याल ये है कि इसके मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे कुछ 14 मिनट हो चुके हैं वीडियो को। इस वीडियो को मैं यहीं पे ही एंड करता हूँ। रिमेनिंग मैं इससे आगे स्टार्ट लेता हूँ, वो पार्ट 2 की सूरत में आप उसको देखिएगा और जो कि इसकी कंटिन्यूटी में होगा। तो पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा।